आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक नहीं है नौजवानों के साथ जाकर यूनिवर्सिटियों में बात करना। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ज़रूरत आपको इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि बकौल काजी फैज़ ईसा के आप वो तपिश फील कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो आग जल रही है उसकी तपिश आप महसूस कर रहे हैं। और आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पानी है वो इसको बुझाने की बजाय मज़ीद इसको तपिश को गरमा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है जिसका बुनियादी काम जो है वो जासूसी करना है, उसने वहाँ पे एक 2 सितारा जर्नैल बिठाया हुआ है जिसने सारा दिन जो है वो मीडिया मैनेजमेंट करनी है। और आजकल तो उनकी मीडिया मैनेजमेंट सारी की सारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए है, क्योंकि उनके बारे में अगर कोई भी शख्स बात करे, कोई भी चैनल हो या कुछ भी हो, तो फौरी तौर पे वहाँ से शिकायत आती है, लाहौर से शिकायत आती है। और फिर उस शिकायत के ऊपर देखिए, पहले होता ये था कि अगर बड़ी मरियम के खिलाफ कोई बात होती थी तो छोटी मरियम का फ़ोन आता था मीडिया चैनल्स को, ओनर्स को, प्रोड्यूसर्स को कि बना जनाब ये आपने गलत बात की या ना करें वो करें। अब तो वो खुद नहीं करते फ़ोन, अब तो ये अपारे से फ़ोन आता है कि ये तोड़ी ऐसी दी तैसी। अभी ये जो काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया गया है, ये मैंने इसको खबर को मजीद भी कल किया था कि इसमें जो उनका जो जुर्म था वो सिर्फ उस दिन पतन की रिपोर्ट जो है वो शेयर करना नहीं था। वो तो एक टेल एंड पे आखिर में जाके चीज़ हुई, उससे पहले बार बार उनको वार्न किया गया था कि वो जो हैं वो दिल से नून लीग की इज्जत नहीं करते और कदर नहीं करते। वहाँ पे प्राइवेट गनमैन्स आ गए एयरवाई के अंदर और वो सारा वहाँ सीसीटीवी पे मौजूद है। और वहाँ पे भी एक शख्स है जो इतराता फिरा फिरता है, वो एक जालिब साहब की नज़म है ना कि बना है शह का मुसाहिब इतराता फिरता है। तो वो जो शह का मुसाहिब है उसने इस वक्त एआरवाई को हॉस्टेज लिया हुआ है और वो बाकायदा तौर पर धमकियां देता है, गालियां देता है अपने स्टाफ को भी, अपने सीनियर्स को भी और अपने मालकों को भी कि तानू सारिਆਂ ਨੂੰ मैं वेख लांगा। तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पी के। साबिक मुशीर, साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुशीर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। सर, जी सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट में आज बड़ी समोसे पकोड़े और चाय की देगें चली हैं। अब देखा होगा आपने, क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए उस पर बड़े एक इंटरेस्टिंग एक तो कमेंट आया कि जहाँ पे काजी फाजीसा साहब ने एक मकबरा जमहूरियत बनाया था वहाँ पे आज समोसे पकोड़े तले जा रहे हैं। हम्म। और उस पे एक और हमारे सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद बेस्ड, अभी उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, दिल राजा, उनकी वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है समोसे पकोड़े खाना। उस पे मैंने थोड़ी देर पहले भी कमेंट किया है कि वैसे तो कमेंट ये बनता है कि रूह की जो है वो उनको परवाह करनी चाहिए और मुर्दार खाने से समोसे पकोड़े खाना बेहतर है, क्योंकि दोस्त का हक मारना, किसी और का हक छीनना हम्म। चीफ जस्टिस बनने का वाला जो है, उससे बेहतर है कि आप समोसे पकोड़े ही खा लें। सर, बाकायदा तौर पे शारा दस्तूर पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई और मतलब कोर्ट पैकिंग के नाम के ऊपर मतलब इंसाफ का मजीद बोलबाला किया जा रहा है, लेकिन बाहर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और फिर अंदर हल्फ बर्दारी की तकरीर और पहली मर्तबा कहा जा रहा है कि ओपन एयर में हुई है। देखिए, जब आपके करतूत सारे बंद दरवाजों पे और चोर गलियों में बैठ के हों तो फिर उसका जो नैरेटिव बनाने के लिए उसको ओपन एयर में रखना पड़ता है। ये किसी आजकल के किसी सहाफ़ी ने ही इनको मशवरा दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि एक दो लोग काफ़ी करीब पाए जाते हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भी, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उनके मशवरे पे मुझे लगता है कि नैरेटिव बनाने के लिए। लेकिन देखिए, ये तो सवाल खड़ा होगा कि ओपन जो आपने आज किया उस ओपन में कितने लोग मदऊ थे। वकला जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस कोर्ट पैकिंग के ऊपर बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, या कोई भी इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर है वो इसको क्या कोर्ट पैकिंग नहीं कह रहा। तो फिर उसके बाद आप इसको अगर एक खुली फिजा में कह लें या ओपन एयर में कह लें तो ये महज इस चीज़ का ही जाहिर करता है कि फिर कि आपका बेसिकली असल में चीज कमजोर है और आप नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इसको पब्लिक में करना चाह रहे हैं। तो सर, ये जो जजेस की तादाद इस कदर बढ़ा दी गई है और एक जानिब वो डोगर कोर्ट भी लॉन्च कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो अब ये जजेस की तादाद बढ़ने से क्या इंसाफ मजीद स्पीड में मिलेगा आवाम को? क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जस्टिस का तो एक बहुत पुरानी बहस है। जजेस की तादाद बढ़ाना जहां तक है वो तो जनरली देखिए
इस वक्त ज़्यादा मुकदमात की जो पेंडेंसी है वो तो निचली अदालतों के अंदर है। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या निचली अदालतों के अंदर हमने, क्योंकि देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो हुकूमत को पर महीने, मैं अगर इसको एक रफ एस्टिमेट बताऊं तो तकरीबन 70-80 लाख रुपए के करीब पड़ता है, क्योंकि 20-25 लाख तो उसकी तनख्वाह बन जाती है, फिर उसके ऊपर बाकी जो खर्चा होता है। इसकी निस्बत आप जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे जुडिशरी की तादाद में इजाफा करके, क्योंकि वो आबादी के तनासब से अब तादाद बहुत कम है। हम्म। अगर आप वाकई ही क्वांटिटेटिव जस्टिस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये करना था, लेकिन यहाँ पे मकसद जो है वो कोर्ट पैकिंग का है। ठीक क्योंकि है। इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में जो इस वक्त आइन के साथ खिलवाड़ खेला गया है, हम्म। उसको कवर करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में अपने मुखालिफ जजेस की आवाज़ को दबाने के लिए अपने मनपसंद जजेस को भर्ती करके तादाद बढ़ाकर वो अब अपने ही मनपसंद फैसले करवाएगी, जो हमारी कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी इस वक्त इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं। तो ये हरगिज़ इसकी मंशा इंटेंशन किसी सूरत भी कोई इंसाफ की जल्द फराहमी नहीं है, बल्कि इंसाफ की फराहमी नहीं है। इस वक्त जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 साल से इंसाफ की तलाश में है, और उस बेचारी इस्टेब्लिशमेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा। इसके लिए उन्होंने अब अपने जज लगाए हैं ताकि उनको उनकी मर्जी का इंसाफ मिल सके। सर तो ये अब तो अपनी मर्जी का सब कुछ हो चुका है ना, आप भी जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं बच्चा बच्चा जानता है, जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, क्या अब फुल कोर्ट बनेगी? देखिए ये बनाई इसलिए गई है कि ये बात फुल कोर्ट की तरफ ले जाई अगर जाती है, क्योंकि देखिए फुल कोर्ट एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और इवेंचुअली तो इसको आप कह लीजिए प्रोएक्टिव अप्रोच भी हो सकती है कि अगर ये इस वक्त जो निज़ामदीन है वो उसकी ये ख्वाहिश हो कि हमारी जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर एक जुडिशल मोहर लग जाए, तो फिर फुल कोर्ट बुलाकर जो मेजॉरिटी जजेस जो ऑलरेडी उनके हो चुके हैं उनसे एक फैसला ले लिया जाएगा। ठीक हम्म। है, उसके अंदर बड़ी जिसे कहते हैं ना बम्बास्टिक किस्म की इख्तलाफी नोट्स भी आ सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो तो इख्तलाफी नोट्स होंगे। और वो जो एक बड़ी तादाद की अगर डिसीजन आ जाती है जो 26वीं आईनी तरमीम को का हलाला कर देती है, तो फिर उसके बाद तो फिर बातें खत्म हो जाएंगी ना इसके ऊपर। फिर तो हम्म। एक ही ऑप्शन बच जाएगी कि दोबारा से दो तिहाई अक्सरियत हो और फिर कोई और हुकूमत आकर इस पूरे निज़ाम को बदले। तो इस वक्त कोर्ट पैकिंग का जो असल मकसद है वो यही है कि ये जो एक कांस्टेंट लटकती हुई तलवार है हमारे ऊपर कि हम्म। 26वीं यानी तरमीम कभी उठ सकती है, तो उसका बंदोबस्त भी कर लिया जाए। सर आखिरी सवाल सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर कि आज मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पे तंज भी किया आईनी बेंच के ऊपर। उन्होंने कहा कि सब कुछ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, आप देख लें किसने कितना काम किया है। तो ये इतनी बड़ी नाराजगी याया अफरीदी साहब मोल लेकर, मतलब आगे इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी? देखिए तंज तो बड़ी छोटी सी बात है। मंसूर अली शाह साहब तो चिट्ठियां लिख चुके हैं, उसके अंदर हर चीज़ हाईलाइट हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस खत लिख रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। बायकॉट किया जाता है, वॉकआउट किया जाता है जुडिशल कमीशन का, लेकिन वो तो डीड शख्स बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज भी उन्होंने, आपने देखा होगा एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बगलगीर होने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया मंसूर अली शाह की तरफ, तो उन्होंने झटक कर वो दूसरी तरफ चल दिए। तो ये जो डिवाइड है, या इस वक्त जो माजी के करीब तरीन दोस्त, करीब तरीन समझे जाने वाले, एक जहन के समझे जाने वाले जजेस हैं, उनके अंदर वाज़ेह इस बात की निशानदेही करती है कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर और इंसाफ के मेयार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का आपस में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। रेफरेंस आपको लगता है सर आएगा मंसूर अली शाह के खिलाफ? राना सनाउल्लाह बार बार जिक्र कर रहे हैं इसका, और उन्होंने कहा भी है कि जो रेफरेंस हुकूमत लाना चाहती है ले आए, देख लेंगे। देखिए ये जो इस वक्त हुकूमत में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये तो बड़े जराइम, वो कहते हैं ना जराइमी जहन के मालिक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। रेफरेंस इन्होंने, आपको याद होगा कि ये चीज़ भी ऑन रिकॉर्ड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी उन्होंने इस तरह का एक जाली रेफरेंस फाइल करवाया हुआ है, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ को अगवा करने और बाकायदा तौर पर आईएसआई की तरफ से टॉर्चर करने के बाद इसको फाइल किया गया। तो इस किस्म का रेफरेंस अगर मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी फाइल कर देते हैं, और इनसे कोई मतलब देखिए इनसे आप किसी कम की उम्मीद ना रखिए। ये इसी जहन के मालिक हैं कि ये अपने मुखालिफ और दुश्मन के लिए किसी हद तक और किसी सतह तक भी जा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा मंसूर अली शाह साहब को कि अपने निकाहनामे शामे चेक कर लें, क्योंकि अगर ये इमरान खान के खिलाफ इद्दत जैसे मामले के केसेस चला सकते हैं, तो मंसूर अली शाह साहब किस खेत की मूली हैं।
अच्छा सर, आगे बढ़े अगर, जो खत इमरान खान ने लिखा, बड़ा मुफस्सिल, बड़ा डिटेल्ड खत, तीसरा खत, उसका जवाब भी आया है। और आर्मी चीफ कह रहे हैं कि मुझे तो, मैं किसी खत में दिलचस्पी नहीं रखता, अगर आएगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि वजीर आजम को भेज दूंगा। बल्कि उन्होंने किस तरह इस्तेमाल की कि ये सब चालें हैं। कैसा देखते हैं आप इस जवाब को? और इसके बाद देखिए कोई ये और तो खत भी इमरान खान की जानिब से लिखा जा सकता है इस जवाब के बाद? ये देखिए पहली तो बात है कि इस जवाब का जो ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से आया है, इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए पहली बात है कि इस मुल्क में आर्मी चीफ से सवाल करने की हिम्मत और जुर्रत सिर्फ उसी वक्त की जा सकती है जब उनकी तरफ से इजाज़त हो। तो इस पूरे जो कल ये एपिसोड है, इससे वाज़ेह होता है, साफ तौर पर नज़र आता है कि ये बाकायदा तौर पर ज़रूरत महसूस की गई आर्मी चीफ की जानिब से कि वो इस इन खतूत के सिलसिले के ऊपर अपनी कोई बात करें और उनकी बात अवाम तक पहुंचाई जाए। क्योंकि वो एक हीट को फील कर रहे हैं, वो जो काजी फैजिसा साहब ने कहा था ना, वो जो वाली हीट। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसकी इस उन खतूत की तपिश और उन खतूत के अंदर लिखे जाने वाली बातों की तपिश को महसूस करते हुए ये जरूरी समझा गया कि एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पे फॉरेन डिग्नेटरी आए हुए हैं, टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उस मौके के ऊपर सहाफियों को बाकायदा मदऊ कर कर उनको इजाजत दी जाए कि वो आर्मी चीफ से बात करें और फिर आर्मी चीफ साहब ये कहें। लेकिन बात यह है कि अब आ जाते हैं कि उन्होंने जो बात की है, वो जो उन्होंने बात की है वो बड़ी खोखली सी बात है कि मुझे तो खत आया नहीं, मुझे तो खत मिला नहीं, मुझे आएगा तो मैं उसको आगे भेज दूंगा। अच्छा, ये इस चीज से भी जाहिर करता है कि एक तरफ तो आप जरूरत महसूस करते, एक तरफ तो ये देखे ना, आपने ये इकरार कर लिया कि आपको पता है कि उन खतूत के अंदर क्या लिखा गया, आपको ये भी मालूम है कि वो ओपन लेटर है। अब ये कहना कि जनाब वो मेरे घर पे पते पे एड्रेस नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, ये तो सारी बहानेबाजी उज़रबाजी है। अब उसके बाद ये कहना कि जी मैं वजीर आजम को भेज दूंगा, ये कर दूंगा, ये यहाँ से आपकी फर्दर कमजोरी दिखाई जाती है। क्योंकि एक तरफ तो आप पूरे मुल्क के मामे बने हुए हैं, SIFIC के थ्रू आप हर चीज़ चला रहे हैं। इस वक्त आप किसी चीज़ को उठा के देख लिए, उसके अंदर से या तो FWO निकलता है या DHA निकलता है या इस तरह की कोई चीज़ निकलती है। तो इस मामले के अंदर जब आप सारी चीज के मामे बने हुए हैं, तो फिर आप ये खत उठाकर अपने अर्दली को क्यों देंगे? आप मेहरबानी करें, उन खतूत के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, आपके पास इतना बड़ा थिंक टैंक है, इतने लोग मौजूद हैं, इसका एक जवाब ही लिख दीजिए। लेकिन मसला यह है कि आप जवाब नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उन उन खतूत के अंदर इमरान खान ने एक जगह भी अपनी रिहाई की बात नहीं की है और कोई बात नहीं की है। उसने निज़ाम की बात की है और सबसे ज़रूरी चीज़, उसने आर्मी चीफ को खत लिख के कोई पार्लियामान की या जुडिशरी की बात नहीं की। उसने अपने तीनों खतूत के अंदर एक चीज जो वो आर्मी चीफ को कन्वे कर रहे हैं कि आज दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग या किसी भी और मुल्क से जंग में पाकिस्तानी फौज अकेली खड़ी है, उसके साथ उसके अवाम नहीं हैं। और ये इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन की तरफ निशानदेही कर रहे हैं इमरान खान, जो मुल्क के लिए खतरा हो सकती है। वो तो समझा रहे हैं कि जनाबे वाला आप दोबारा से अपनी आवाम के साथ जुड़ें, और उसका रास्ता भी बता रहे हैं कि बड़ा सिंपल सा रास्ता है कि आप अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करना, उनका इलेक्शन छीनना, उनकी जबरी गुमशुदगियां करना, उनके जजेस को मारना पीटना, ये चीजें छोड़ दें, आवाम फिर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं, ये असल में निजाम के बचाने के लिए निशानदेही है, ना सुनना चाहें तो उनकी मर्जी है। सर, एक तो आगे बढ़ने से पहले पहले ये लफ्ज जो चाले इस्तेमाल किया गया है, ये क्यों किया गया है? यानी ये इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल की गई है? क्या लगता है? देखिए देखिए वो मैं अब इस पे यही कह सकता हूँ कि इस वक्त इतने डरे हुए हैं। मसला ये है कि जेल में इमरान खान है और बाकी पूरा निज़ाम डरा हुआ है। उनको यही लगता है कि इमरान खान जो भी बात करता है हम्म। वो चालें चल रहा है। भाई मेरे, आपने एक ऐसा शख्स जिसके पूरे ख़ानदान को आपने जेल में डाल दिया, जिसकी पूरी सियासी जमात को आपने तबाह कर दिया, जिसको आपका जिसका नाम लेना, तस्वीर लेना जी जो है वो भी जुर्म ठहरा किसी भी चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर, हम्म। अखबार के अंदर। तो वो शख्स अगर कोई एक ओपन लेटर लिखता है और उसको आप चाले समझते हैं, तो इससे आप जरा एक मुआवजा करें ना, आप इसको एक इंडिपेंडेंटली इसको एनालिसिस करें कि इससे क्या जाहिर होता है। इससे जाहिर होता है कि जो शख्स रिसीविंग एंड पे है वो अपनी कमजोरी महसूस कर रहा है। उसको ये भी लगता है कि जिसको मैंने जकड़ कर रखा हुआ है, रस्सियों से बांधा हुआ है, हम्म। जो हिल नहीं सकता, जिसकी जुबान बंदी की हुई है, उसका अगर एक खत आता है तो वो एक चाल है। तो यहां से तो आपकी कमजोरी जाहिर होती है। आई एम श्योर इनको बड़ा पढ़ाया जाता है, ये बाहर पढ़ने जाते हैं, NDU बनाया हुआ है इन्होंने, वहां पे कम से कम ये चीजें तो पढ़ाई जाती होंगी। इनको कोई बंदा मशवरा दे कि हजूरे वाला इधर अगर आप मुंह बंद रखें तो फिर भी शायद कुछ बेहतर होगा। अगर आप जब ऐसी बातें करते हैं, इट शोज यू वीक। मुलाकातें भी हो रही है सर, आर्मी चीफ साहब नौजवानों से बाकायदा तौर पे मुलाकातें भी कर रहे हैं।
जी, लगता यही है कि उस्ताद एक ही है, मरियम साहिबा का और चीफ साहब का, क्योंकि देखिए दोनों तरफ जो है पैटर्न तो सेम ही नजर आ रहा है। मुझे तो ये भी लगता है कि ठेका भी किसी एक कंपनी को दिया हुआ है जहां पे सिधाए हुए स्टूडेंट्स बेचारों को लाया जाता है। और मेरे पास तो इतला भी थी, जो मैंने ट्वीट भी कर दी थी, कि जो बड़ा ब्रीफिंग दी गई स्टूडेंट्स को, बड़ा केयरफुली, बड़े एक इंटेलिजेंस प्रोसेस के बाद उनको सिलेक्ट किया गया, और फिर वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का सवाल जवाब ना करने की हिदायत थी। क्योंकि आपको याद होगा माजी में इसी तरह की इंगेजमेंट डीजीआईएसपीआर ने भी शुरू की थी, वो काकूल भी गए थे और उसके बाद बाकी लोगों से भी उन्होंने बात की थी यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पे उनसे बड़े सख्त सवाल हुए थे, और बाकायदा इस खबर की तस्दीक भी हुई बाद में। तो अब यहाँ पे ऐसा मौका हो सकता था। ये वही है कि ये देखिए, इस तरह की चीजें करने की जरूरत तब महसूस होती है। देखिए, एक आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक नहीं है नौजवानों के साथ जाकर यूनिवर्सिटियों में बात करना। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जरूरत आपको इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि बकौल काजी फैज ईसा के आप वो तपिश फील कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो आग जल रही है उसकी तपिश आप महसूस कर रहे हैं। और आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पानी है वो इसको बुझाने की बजाय मजीद इसको, तपिश को गर्मा रहा है। सर एक जानिब तो कहा जा रहा है कि खत मिला भी जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो विल्सन ने जो अभी लेटेस्ट जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट के नाम से वो कह रहे हैं कि कानून लाने जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी खतरनाक इंटरनेशनल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी पाकिस्तान के लिए? क्या लगता है आपको जी, अगर बिल्कुल माहौल। याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ माजी में भी जो अमेरिका में पाबंदियां लगी थी, वो एक कानून की सूरत में ही, प्रेसलर अमेंडमेंट इनको कहा जाता है, वो एक उनके मेंबर सेनेटर थे शायद, उनकी जानिब से कानून लाया गया था। और फिर उसको, वो जब कानून बन गया उनकी पार्लियामान से, तो पाकिस्तान की फौज को काफ़ी अरसा वो सख्तियां भुगतनी पड़ी थी। लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क ये है कि उस वक्त वो पूरे इदारे के खिलाफ थी। ये जो अमेंडमेंट, ये जो कह रहे हैं, जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली फोकस्ड है जर्नैलों के ऊपर, यानी कि ऑफिशियल्स के ऊपर ये फोकस्ड है कि उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लग सकती हैं। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, इनमें सिर्फ सफरी पाबंदियां नहीं है, माली पाबंदियां भी लग सकती हैं। दुनिया में जहां भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में होती है, चाहे आप बेशक कहीं पाउंड भेजें, यूरोस भेजें, वो इंटरनेशनली पहले डॉलर में मूव करते हैं। अगर किसी भी इनके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, तो फिर सबसे बड़ा इनको मसला जो है वो फाइनेंशियल होगा। इनको अपने सरमाए की तरसील जो है दीगर ममालिक में, चाहे वो अरब और मशरक़ वस्ता के ममालिक क्यों ना हो, वहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने तो उसके ऊपर पब्लिकली जो जो विल्सन है उनको एक सजेशन भी दी है कि इसके अंदर उन लोगों को भी शामिल किया जाए, चाहे वो उनका ताल्लुक फौज से हो, इंटेलिजेंस एजेंसियों से हो, या अदर लॉ इन्फोर्समेंट से हो, जो इंसानी हकूक की तजलील में मुलव्वस हैं, जिसमें टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर, जबरी गुमशुदगियाँ, और इलेक्शन का छीनना जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, ये चीज़ें शामिल हैं, ताकि वो भी लोग इस सफ में शरीक हो सकें। तो देखते हैं अब ये जब एक्ट आता है तो ये बड़े ही एक, और क्योंकि देखिए ज़ल्म खलीलजाद का भी उसके ऊपर एक फॉलो अप में आया है कि इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है पाकिस्तानी फ़ौज को। क्योंकि वहाँ पे जो हालात बन रहे हैं, आप अमेरिका की तरफ देखिए, जो इस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी लगाए गए हैं, पॉल कपूर, प्रोफेसर पॉल कपूर, वो जी उनकी जी। अगर आप किताबें पढ़ें तो उनके तो बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं पाकिस्तानी फौज और इसके किरदार के बारे में और आईएसआई के बारे में। और वहाँ पे अमेरिका में इस वक्त आपको साफ नजर आ रहा है कि जो जो व्यू व्यू पॉइंट जो है भारत का रहा है पाकिस्तान और इसकी सिक्योरिटी की एजेंसीज के मुतालिक, वो ही व्यू पॉइंट अब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिवेल कर रहा है और आगे करेगा। क्योंकि जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, दे आर नो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान भी हम क्यों कहें, इसको तो हमें फौज कहना चाहिए। हम्म। अब फौज को वही बात सोचनी है। वापस हम जाएंगे इमरान खान के खत की तरफ, जहां पे वो बार बार इनको कह रहा है कि खुदा के लिए, इस वक्त जब आप बाहर बैरूनी दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो अपनी अवाम को अपना दुश्मन मत बनाएं, अवाम के साथ खड़े हों। अब सर ट्रम्प का लेटेस्ट बयान भी सामने आया है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज नहीं की, अमेरिका का उसमें कोई हाथ नहीं है। इसी तरह की कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज की गई, जो हिस्ट्री है, तो सब कुछ मौजूद है, और कहा यह जाता भी रहा कि ट्रम्प के मेज के ऊपर ये एक फाइल होगी पाकिस्तान के हवाले से। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज के पीछे अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व थी?
देखिए, ये तो अब हो सकता है वो स्टेटमेंट दें ना दें, बतौर प्रेसिडेंट वो इस चीज़ को दबा भी सकते हैं और उसको वो उछाल भी सकते हैं। ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट चलेगा, लेकिन इसके कुछ हकाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं। और हम्म। पाकिस्तान में वो हकाइक जो हैं वो साइफर मुकदमा जो इमरान खान के ऊपर बनाया था उसकी सूरत में वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। हाँ। अब यहाँ पे ये जानना कि वहाँ पे अमेरिका बतौर रियासत के उस रजीम चेंज में शामिल था या उस वक़्त अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स को इस्तेमाल किया गया, जिसमें डोनाल्ड लू, विक्टोरिया नलैंड और ये लोग शामिल थे, जिनको बेसिकली बाजवा ने उस वक़्त, आप चूंकि वो तो सारी स्टोरी जो है वो उस वक़्त एक अमेरिकन जरीदे ने बड़ी डिटेल से पब्लिश की थी कि किस तरह से एक फर्म को हायर किया गया लॉबिंग के लिए, उसमें हुसैन हक्कानी साहब का नाम भी आता है। तो हम्म। इन तमाम लोगों ने मिलकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में उस वक़्त थ्रू अमेरिकन एम्बेसी भी इन्वॉल्वमेंट की। हमारे पास उस वक़्त जब हम हुकूमत में थे बाकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, जहाँ पे लाहौर के अंदर जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे वो बाकायदा तौर पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मुलाकातें कर रहे थे और उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद भी दे रहे थे कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बने। तो ये तो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो हमारे पास पाकिस्तान में शवाहिद मौजूद हैं। ट्रम्प साहब इसके ऊपर क्या फरमाते हैं ये उनकी है, क्योंकि उस ट्रम्प के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो, उनको प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप नहीं जानते कि एक मीटिंग उनसे जब रखी जाएगी किसी भी शख्स की किसी भी टॉपिक के ऊपर, व्हाट विल कम आउट ऑफ हिज माउथ, इट्स एनीवन्स गेस। बिकॉज ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से वो कभी किसी पे टैरिफ लगा देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, तो खैर, लेकिन हमें तो अपने इंटरनली देखना है और इंटरनली काफ़ी शवाहिद हैं, ये चीज़ साबित शुदा है कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिकन इंटरफेरेंस हुई थी। अब सर, ये जो प्रोफेसर पॉल कुमार की तैनाती हुई है जिस पर आपने बात भी की है, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का भला तो कभी नहीं चाहेगा। तो आपको लगता है कि बेशक उनके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो भी व्यूज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो तो मतलब अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल फेज की तरफ जा रहा है या तबाही की तरफ जा रहा है तो वो इसमें इंटरवीन करेंगे, या वो तो खुश नहीं होंगे कि पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुंच भी रहा है इस मौजूदा निजाम से? देखिए, ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि तबाहशुदा पाकिस्तान पूरी दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है, अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें तो देखिए, हम तो वापस उसी चीज़ की तरफ जाते हैं ना जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसकी जानिब इमरान खान भी तवज्जो दिला रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो मौजूदा निज़ाम है उसमें ये तो हमारी एक कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान के क़याम के वक्त से लेकर कि इस मुल्क का असल हाकिम कौन होगा। हाँ। देखिए, हम पिछले 70 साल से ये एक म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं जहाँ पे जो असल जमहूरियत है उसके नफाज के लिए एक स्ट्रगल जारी है। इसमें कभी वो जमहूरियत जीतती है लेकिन ज़्यादातर हारती है, और निज़ाम जो है वो बद से बदतरीन की तरफ जा रहा है। हमारे कभी भी क्रेडेंशियल्स आइडियल नहीं रहे, लेकिन इस वक्त तो बहुत ही बदतरीन हो चुके हैं। लेकिन इसके और ये जंग जो है, जो इमरान खान कहते हैं, देखिए बाकी लोग जरूर बात करते हैं अमेरिका ये करेगा वो करेगा, इमरान खान कहते हैं कि हमें अगर हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है तो उसके लिए इंटरनल स्ट्रगल ज़रूरी है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ही स्ट्रगल होनी है। और इमरान खान के जो खतूत हैं इनको अगर पॉजिटिवली ले हमारी फौज, तो ये बेसिकली उनकी हक में बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप आवाम को देखिए, आपके एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अगर फ्रंट लाइन के ऊपर आप खुद ही सारे जर्नैल बैठे हुए हैं तो आप ये जंग नहीं लड़ सकते। और उस पे जो सबसे बड़ा अभी आपको जो एक जो माजी में नहीं था, देखिए माजी में पाकिस्तानी फौज के साथ कम अज कम जो आपकी मेन स्ट्रीम अवाम थी, वो जीटी रोड बेल्ट कह लीजिए या उसको जो मर्जी कह लें, वो हम्म। कम अज कम फौज की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। और फौज यूजुअली जनरली एक पॉपुलिस्ट फोर्स थी पाकिस्तान में, फॉर मैनी, उसके लिए उसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन आज की दिन में पिछले 2 सालों में जो हरकतें हुई हैं उसकी वजह से आज जो है फौज और अवाम के बीच में एक बहुत बड़ा खलीज आ चुका है। और खलीज आने की वजूहत जो हैं इमरान खान अपने खतूत में लिस्ट कर चुके हैं। उनका जो मुद्दा है वो ये है कि उन वजूहत के ऊपर आप काम करें और अपने आप को जुदा कर लें इस सियासी खेल से, तो फिर आपका रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है। जब आपका अवाम के साथ, देखिए अगर अमेरिका को ये पता लग जाए या बाकी पूरी दुनिया को ही पता है, भारत को पता है कि ये फौज आज एक बिल्कुल ऐसी फौज बन चुकी है जिसका अपने अवाम से रब्त टूट चुका है,
तो फिर तो आपकी डिस्ट्रक्शन बड़ी आसान हो जाएगी, बनिस्बत इसके कि अगर आप एक ऐसी फोर्स हैं जो चाहे इंटरनल आपके जो भी मामलात हों, लेकिन एटलीस्ट आपको सपोर्ट हासिल है अपने लोगों की, अपने अवाम की, तो फिर हालात कुछ और होते हैं, आप इंटरनेशनली भी और पोस्चरिंग कर सकते हैं। तो ये जो खतरनाक चीज़ है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सर एआरवाई के मामलात के ऊपर अगर मीडिया के ऊपर अगर बात करें तो आपने काफी कुछ ट्वीट्स भी की हुई हैं, और जो कुछ पिछले दिनों जिस तरीके से ऑफ एयर किया गया काशिफ अब्बासी को, आपकी ट्वीट्स में एक लफ्ज सा आप इस्तेमाल करें, किस तरह है, थोड़ा इसको एलैबोरेट कर सकते हैं? किसी मुश्ताकी तसल्लुत की बात की है आपने। नहीं, मैं तो बड़ा उसको एलेबोरेट कर सकता हूँ। मसला ये है कि मतलब ये ना हो कि आपका सियासत डॉट पी के जो है वो पाकिस्तान में बंद हो जाए। अगर आप पाकिस्तान से बाहर बैठे होते तो हम खुल के मुश्ताकी निगाहों और मुश्ताकी जो तसल्लुत है उसकी बात करते। बात ये है कि जनाब, मैं सिर्फ इतना इशारा कर देता हूँ कि पाकिस्तान में जो आईएसआई है वहाँ पे इस वक्त एक 2 स्टार जनरल जो है वो डीजीएम के नाम से पाया जाता है, जिस इज बेसिकली डायरेक्टर जनरल मीडिया। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, जिसका बुनियादी काम जो है वो जासूसी करना है, उसने वहाँ पे एक 2 सितारा जर्नैल बिठाया हुआ है जिसने सारा दिन जो है वो मीडिया मैनेजमेंट करनी है। और आजकल तो उनकी मीडिया मैनेजमेंट सारी की सारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए है, क्योंकि उनके बारे में अगर कोई भी शख्स बात करे, कोई भी चैनल हो या कुछ भी हो, तो फौरी तौर पे वहां से शिकायत आती है, लाहौर से शिकायत आती है। और फिर उस शिकायत के ऊपर देखिए, पहले होता यह था कि अगर बड़ी मरियम के खिलाफ कोई बात होती थी तो छोटी मरियम का फोन आता था मीडिया चैनल्स को, ओनर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि बना जनाब ये आपने गलत बात की, या ना करें वो करें। अब तो वो खुद नहीं करते फोन, अब तो ये अपारे से फोन आता है कि ये तौड़ी ऐसी दी तैसी। अभी ये जो काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया गया है, ये मैंने इसको खबर को मजीद भी कल किया था कि इसमें जो उनका जो जुर्म था वो सिर्फ उस दिन पतन की रिपोर्ट जो है वो शेयर करना नहीं था। वो तो एक टेल एंड पे आखिर में जाके चीज हुई। उससे पहले बार बार उनको वार्न किया गया था कि वो जो हैं वो दिल से नून लीग की इज्जत नहीं करते और कदर नहीं करते, और उनके दिल में जनाब ऐसी बातें हैं जो वो नून लीग के खिलाफ हैं, और वो ये दिल से ये समझते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ था। तो अब वो 2-3 दफा काशिफ अब्बासी की मेरी खबर के मुताबिक वो कहते हैं कि कोई ग्रिलिंग भी हुई, तो उसमें उन्होंने यही कहा, जनाब मुझसे आप क्या चाहते हैं, मैं दिल 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 का हाल आपको कैसे सुनाऊं। अच्छा, अब उसी तौर पे ये सिर्फ एयरवाई के साथ मामला नहीं है, जियो न्यूज पे भी, वहां पे भी एक दो जो एंकर्स हैं वो इस वक्त इन्हीं मुश्ताकी निगाहों की निशाने पे हैं, और उनके मालकान को भी शिद्दत के साथ उनके ऊपर जोर डाला जा रहा है। हाँ, ये मैं पब्लिकली कहूंगा कि फर्क जो है जियो और एयरवाई के अंदर ये है कि जियो वाले जो हैं वो बड़े तेज हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको पता है कि उनका एसेट उनके सहाफ़ी और एंकर्स ही हैं, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे से कोई तरीका करके अपना जो बंदा है उसको बचा लेते हैं। इधर एयर वाइवल तो फौरन बंदा कुर्बान कर देते हैं। तो ये काशिफ बासी को दूसरी दफा ऑफर किया गया है, खैबर गुमन वगैरह का शो जो है वो शट डाउन किया गया है। अभी कल एक और वहाँ बड़ी शदीद लड़ाई हुई, वहाँ पे प्राइवेट गनमैन्स आ गए एयर वाई के अंदर, और वो सारा वहाँ सीसीटीवी पे मौजूद है। और वहाँ पे भी एक शख्स है जो इतराता फिरा फिरता है, वो एक जालिब साहब की नज़म है ना कि बना है शह का मुसाहिब, इतराता फिरता है। तो वो जो शह का मुसाहिब है, उसने इस वक्त एआर वाई को हॉस्टेज लिया हुआ है, और वो बाकायदा तौर पर धमकियां देता है, गालियां देता है अपने स्टाफ को भी, अपने सीनियर्स को भी, और अपने मालकों को भी, कि तुम तानू सारियां मैं वेख लांगा। तो ये तो इस वक्त आपकी मीडिया की सूरत हाल है, और उसकी वजह ये है कि 2 सितारा सर्विंग जर्नैल जो है वो इस वक्त मैनेजमेंट कर रहा है, और जो भी बात मर्जी के बगैर होती है वो अगले दिन आपकी पेशी कर लेता है। सर ये जिस शख्स की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, आप रावी की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने ट्वीट्स में कहा भी हुआ है कि सलमान इकबाल से ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो। जी जी, ये अब ये रावी को आपने वो अंडर माइन नहीं करना, बिकॉज या उसको कहते हैं ना हल्का नहीं लेना, कि रावी में बेशक पानी ना हो, लेकिन इस वक्त रावी जो है वो जो है वो छाया हुआ है, और वो रावी ही की वो है। और रावी का पता चला है कि रावी जो है वो बाकायदा तौर पर तैनाती जो है वो आर्मी चीफ के एक वो मामू शामू हैं, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुई हुई है, और उसके पीछे वहां से भी उनकी सिफारिश तगड़ी है और लाहौर से भी सिफारिश तगड़ी है। सही। और रावी जो है एयरवाई के ऊपर वाहिद आदमी है जिसको बाकायदा तौर पर 2 चैनल्स की नौकरी की इजाजत दिलवाई गई है। 2 चैनल्स की नौकरी।
और दूसरा कौन सा चैनल, ये उसी की जानिब इशारा है जो सब जानते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर? जी जी, वो चैनल है जो चैनल वाला बेसिकली वो उस वो क्या है, वो दहशतगर्दी के मुकदमों में मुलव्वस था और वहां से वो निकला। अच्छा, मजे की बात है, पहले उसी को आईएसआई ने उसके ऊपर वो सारे जनाब शेड्यूल 4 की लिस्ट में उसका नाम डाला हुआ था, वहां से निकाल कर उनको मीडिया मालिक बना दिया। सर उसी चैनल पे एक एंकर भी हैं जिनके हवाले से आपने ट्वीट भी किया हुआ गालिबन 3 घंटे पहले, जो डीजीआईएसपीआर के साथ मिलके उन्होंने कोलैबोरेशन में कुछ किया है। मैम, जिन एंकर की मैं बात कर रही हूँ, आपने उनके जी हवाले जी से जी 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 जी, उस। वो तो मैंने यही अर्ज की थी कि डीजीआईएसपीआर जो हैं वो एक तरफ या फौज ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी जानिब हमारे ही टैक्स पेयर्स के पैसों से वो एक सेमिनार करते हैं जिसके अंदर वो सियासत के ऊपर ही प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे यही सवाल था कि हुजूर वाला, ये कैसा खुला तजाद है आपका? बस सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट ट्वीट सामने आई है, और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, आप हंसे, गालिबन आपकी नजर से गुजरी है। जिस तरह से वो कहा गया है उसमें कि एक पेज पर थे, यानी बड़ी सियासी जुबान एक ऐसे इदारे की जानिब से जिसका महज काम पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना था। जी, यहाँ से ही, इस ट्वीट से ही जाहिर हो जाता है कितना उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाया है। और आप ये देखिए कि इस खबर के ऊपर ये ट्वीट की गई, फिर उसके बाद डिलीट की गई और फिर दोबारा की गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ट्वीट की तो ये अंदाजा हुआ कि ये तो बड़ी बोंगी बज गई, तो डिलीट करवा दिया गया। हम्म। लेकिन फिर वहां पे कोई ऐसा ताकतवर शख्स बैठा हुआ है जो सब पे हावी है, अकल पे भी हावी है, और उसने ये ट्वीट दोबारा करवाई। और आप जानते हैं ऐसी बदमाशियों के पीछे तो फिर ये नून लीग वाले ही अक्सर शामिल होते हैं, और इदारे को जरूर अंडरमाइन करती है इस किस्म का प्रचार। देखिए, ट्वीट तो बड़ी बेमानी सी है, ट्वीट करने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन कम से कम ये अब डॉक्यूमेंट हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पर एलानिया जो है वो पार्टीजन है, वो इस वक्त एक जमात या एक निज़ाम के साथ खड़ा है, और हाँ। वो किसी सूरत अपने आप को अलग या जुदा नहीं कर पा रहा ये पूरे सियासी खेल से। सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला क्या है? यानी उनको बकायदा उनके रिटायरमेंट को भी वक्त भी अच्छा खासा गुजर चुका है, जो एक मुतय्यन वक्त था। काजी फातिसा का नाम भी पिछले दिनों बाकायदा तौर पे गर्दिश में रहा, तो अब क्या देख रहे हैं आगे कि किसके हवाले किया जाएगा पूरा इदारा, और इतना लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है इस मामले को? देखिए, लिंगरान तो बड़ा सिंपल सा है कि ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और उसकी अंदर अपनी तादाद पूरी करने में मसरूफ हैं। जब यहाँ से ही अब तकरीबन ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा मुन्ना सा हिस्सा रह गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको मुकर्रर करना है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। तो हम्म। उसके फौरन बाद आप देखेंगे कि तमाम तवज्जो जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ मबजूल होगी, और ये यकीनन जो है ना इस वक्त ये वैसे तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ है सिकंदर सुल्तान राजा, लेकिन इससे बड़ा भी कोई तोहफा जो है वो इस कौम के ऊपर नाजिल कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको पता है कि इनको लीडर ऑफ अपोजिशन की वो कंसेंट चाहिए। पहले तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी, तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत वजन डाला जाएगा। आप जानते हैं माजी में भी इस तरह से चीज़ें मैनेज तो हो जाती थी, लेकिन अगर वो इमरान खान की वजह से मैनेज ना हो सका तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट से मैनेज करवाया जाएगा। और अब तो आपको पता है कि वो जनाब गलियां खुलियां हो चुकी हैं और मिर्ज़ा यार बीच में नाच रहा है, तो वो ये भी करवा लिया जाएगा। क्योंकि अगर देखिए, वो कहते हैं ना पुश कव टू शव, तो अभी तो हर एंगल पूरा कर लिया गया है। अगर ओपन को अगर ये फुल कोर्ट बनती है तो पूरी अदालत अपनी है, अगर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है तो इलेक्शन कमिश्नर अपना है, तो हर चीज़ मतलब अपने हक में कर ली गई है। सर ये पार्टी के अंदर जो मामलात है, क्योंकि एक कॉल एक्सपेक्टेड भी है रमजान के बाद, कहा जा रहा है, इस पर आपसे भी लास्ट टाइम इंटरव्यू में बात हुई थी, लेकिन उससे पहले ये जो शेर अफजल मरवत वाला मामला है और साथ ही साथ अलीमीन गंडापुर वाला मामला भी, ये उससे पहले आप सॉर्ट आउट होते देख रहे हैं? और ये क्या मामलात हैं, किस तरफ जाएंगे ये, अगर फाइनल कॉल आ जाती है तो उससे पहले? देखिए, मेन चीज़ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लीडर एक ही है, इमरान खान, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके उसके बाद तो बाकी सब जो हैं वैसे मेहमान अदाकार हैं। अगर किसी को ये लगता है कि जनाब वो बड़ा पॉपुलर है या वो जो था, वो तो अपने आप को घोड़ा भी है मैदान भी है, आजमा लें। ये छोटी मोटी डिस्ट्रप्शंस हैं। ये जो मरवत साहब हैं उन्होंने तो खुद ही अपना करेक्टर एक बड़ा जिसे कहना चाहिए एक मजाका खेज किस्म का बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर ज़्यादा मजीद कमेंट नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया है तो फिर असूल का तो यही तकाजा है कि वो अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दें।
लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि खबर ये भी है कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस बहाल करवा दिया जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इमटेरियल हैं। जो चीज़ मटेरियल है, जो असल में मैटर करती है, वो इमरान खान है और उसकी कॉल है। अगर वो कॉल देगा तो अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है, अवाम निकलेगी और वो स्ट्रगल करेगी। और वो मतवक्के है कि ईद के बाद शायद ये कॉल दी जाए। सर तो अगर खान ने पार्टी से निकाल दिया तो गंडापुर ने उनको फिर जलसे के अंदर अपने साथ बिठाया, बड़े गले शले मिले, वो क्यों जी, फिर? गले तो खैर वो निकाले जाने से बाद पहले मिले थे। जलसा तो पहले हुआ था और पार्टी में निकालने की खबर बाद में आई थी। अभी भी आज भी मैं देख रहा था कि वो असेंबली में मौजूद थे अपनी सी नशिस्त के ऊपर, और वहाँ पे भी वावेला कर रहे थे। अभी खबर यही है कि शायद उनके पास जाकर खान साहब के पास कोई रिव्यू की दरख्वास्त डाली गई है। हाँ। तो देखते हैं अगर उनको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है या वो चलता है। मैं वही जो बात कर रहा हूँ, ये इतनी मटेरियल बात नहीं है। ये कोई रहता है या नहीं रहता है, ये एक साइड लाइंस हैं। वो रियल इशू तो वही है कि इमरान खान क्या कर रहा है और इमरान खान क्या चाहता है। आप नजम सेठी साहब की बात को ही मैं यहाँ दोहरा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद पूरा मुल्क इस वक्त बशमूल, उन्होंने अपनी मिसाल दी कि हम सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज इमरान खान क्या करेगा, क्या कहेगा, क्या होगा, और रात को सोते हुए भी उसी का हाथा करके सोते हैं। तो इट इज़ ओनली इमरान खान हु मैटर्स, बाकी सारे तो ऐसे मेहमान अदाकार हैं। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी मरबत साहब के ऊपर कि पार्टी से इमरान खान ने निकाल भी दिया, जो तमाम तर मामला हुआ आपने भी उसके ऊपर कहा है, उसके बाद बार बार अगर ये दरखास्त खान साहब के पास लेकर भी जाई जाती है, जैसे आप कह रहे हैं रिव्यू के लिए कहा जाएगा, और कल इस हवाले से टिकर्स भी चले मीडिया के ऊपर कि मरबत साहब को पार्टी की जानिब से कहा गया है कि अभी भी खामोश रहें, इमरान खान से बात की जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग क्यों है शेर अफजल मरबत मरबत की, मतलब? देखिए, सियासत है, उसकी हर किसी की होती है। यहाँ पे दोस्तियां होती हैं। मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर देखा है, वो हर शख्स जो है तहरीक इंसाफ के अंदर, छः उसके मुखालिफ हैं, चार उसके साथ हैं, तो वो एक लॉबिंग ये जमातों के अंदर होता रहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनकी लॉबी है इस वक्त स्ट्रांग तो अच्छी बात है, नहीं है तो आई एम सॉरी। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए तो बड़े इररेलेवेंट सी बात है ये सारी। अच्छा सर, ये तुर्क सदर का दौरा और नवाज शरीफ की मुलाकात उनसे हो नहीं सकी, तो फिर क्या देख रहे हैं आप इस दौरे को? या नवाज शरीफ अपनी जमात के अंदर उनकी वैल्यू नहीं रही, या ये दौरा ही इतना फायदेमंद नहीं था? देखिए, तुर्क सदर का दौरा तो इस वक्त जो इंटरनेशनली जहाँ पे हालात हैं जिस तरफ हैं, तो वो कोई उसमें कोई इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं है। इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही थी कि उनको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल जाए। अमेरिका की जानिब से तो कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी, किसी वेस्टर्न मुल्क ने हाथ नहीं रखा। हाँ। यूएई भी गए और फिर तुर्की भी गए, दोनों जगह पे फौज को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूएई के दौरे के अंदर भी जनाब आर्मी चीफ साहब साथ गए, और यहाँ पे तुर्क सदर की आमद के ऊपर भी स्टेज में, पोडियम में आर्मी चीफ खड़ा है तुर्क सदर के साथ, और शहबाज शरीफ वो एक ग्रेड नीचे खड़े हैं। तो ये तो असल में यहाँ से हकीकत वाज़ा हो जाती है कि इस दौरे के पीछे क्या है। नवाज शरीफ उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर इररिलेवेंट हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल ओहदा भी नहीं है, पोस्ट भी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त नून लीग की वो मम्मी बन चुके हैं जिनको वो गाय बगाए बाहर निकाल कर धूप लगाते हैं। उससे ज़्यादा तो उनकी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उनके बारे में उनके भाई और उनकी बेटी का ये कहना और सोचना है कि इस बाबे का कोई पता नहीं किस वेले की मुंह खोलेगा तो की बोल देगा, तो हमें कम खराब ना हो जाए। क्योंकि सर अंदर से तो वो देखे ना, अंदर से तो वो दुखा हुआ है बेचारा, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो इसलिए वो बाबे को गाड़ी पे रखते हैं, ज़्यादा उसको बाहर नहीं लेके जाते। तो यही उसका कॉन्टेक्स्ट है। बाकी तुर्क सदर जो हैं वो कहते हैं ना कि गिलास, वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने, तो ठीक है उनके साथ दौरे पे खर्चे मर्चे कुछ हुए होंगे, बट आखिर में पाकिस्तान के हिस्से में वो ई व्हीकल ही आई है, जो सुना है वो जरदारी साहब को तोहफे में दे गए हैं। अब जरदारी साहब उसको डिक्लेयर करके खजाने में जमा करा दें, क्योंकि इन्होंने जो तोशा खाना की रवायत बना दी है, कल यही गाड़ी इनके पेटे ना पड़ जाए। सर ये काम खराब का जो डर है, ये अपने मुक्तदर हलकों के साथ रिश्ता ना खराब हो जाए, रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो जाए, ये डर है, इसलिए नवाज शरीफ को खामोश रखा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वही वाली बात है ना कि नवाज शरीफ ने निकल के अगर कोई उसने ऐसी वैसी बात कर दी, पब्लिक में कोई बात होगी। आप ये देख लीजिए ना कि पिछले 2 ढाई सालों में नवाज शरीफ साहब आज तक उनको किसी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी से नहीं मिलाया गया। वो इंडिया से सहाफ़ी आए, उनसे मुलाकात होगी, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आज तक ये नसीब नहीं हुआ। तो उसकी असल वजह यही है कि वो एक दुखा हुआ आदमी है, उसने कोई गलत शेर ही सुना दिया तो हमारी यहाँ पे पेशियां हो जानी है पिंडी में, तो इसलिए उसको छुपा के रखा हुआ है।
वैसे सर पर्सनली यू थिंक कि नवाज शरीफ कोई शिकवा या कोई दुख बयान कर सकते हैं, वो भी जब उनकी बेटी अपनी सीएम की कुर्सी के ऊपर है और भाई पीएम की कुर्सी के ऊपर? नहीं नहीं, वो तो देखें, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना कि मैं मिसाल जो दे रहा हूँ, नवाज शरीफ की मिसाल उस बाबे की तरह है जो बेचारे को वो आखिरी उम्र में जाके डिमेंशिया हो के पुराने इश्क याद आ जाते हैं, तो वो उनका वो गिला करते रहते हैं। वो इसलिए, अदरवाइज तो देखें ना, अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त बाबा जी को बेटी भी सेट हो गई है और यस। भाई भी सेट हो गया है, खानदान तो ठीक है। हम्म। लेकिन इसके बावजूद वो जो आज भी अपने आप को दिलीप कुमार और वहीद मुराद समझते हैं, वो आज भी अपनी फिल्म का मरकजी किरदार अपने आप को समझते हैं। तो कोई भी शख्स साइड लाइन होना तो पसंद नहीं करता। तो जिस तरह से नवाज शरीफ साइड लाइन हो गए हैं, और जिस तरह से जिस बेइज्जती से वो इलेक्शन हारे, अपने जाती इलेक्शन, और फिर वो उनको बार बार फॉर्म 45 और 47 का ताना दिया जाता है बाकायदा तौर पर पब्लिकली, तो वो तमाम दुख नवाज शरीफ के अपनी जगह मौजूद हैं कि एक जमाना था कि पंजाब की अवाम के अंदर बड़ा नवाज शरीफ का एक अवाम के साथ रब्त था, आज इररेलेवेंट हो चुका है। आप वो मंसूर अली खान साहब के वो देख लीजिए, जो उन्होंने उनके हलके में जाके इंटरव्यूज किए लोगों के, उसके अंदर लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में। तो ये हकीकत है, और नवाज शरीफ यकीनन ये हकीकत जानता है। तो ये तमाम उसके दुख हैं, और वो अपने दुख पे कुछ भी कह सकता है। और फिर लंदन में जो नवाज शरीफ से वादे किए गए, उसको वजीर आजम बनाना था, सब कुछ करना था, वो इधर ला के उसको एक जगह कैद में बिठा दिया गया है, और सब कुछ बेटी और भाई ले गया है। तो ये तमाम दुख उनके दिल में हैं, तो इसलिए बाबे को ज्यादा देर धूप नहीं लगाते। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।